नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज एक खबर के ऊपर अपनी खुद की समझ लेकर आपके बीच हूँ। अच्छी खबर है। महिलाओं के बारे में जब भी कोई अच्छी खबर रहती है मुझको बहुत अच्छा लगता है। आमतौर पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा की खबरों से मीडिया भरे रहता है, उनको देख कर तकलीफ़ होती है, लेकिन जब कभी महिलाओं के बारे में कोई अच्छी बात होती है तो अच्छा लगता है। और ये बात किसी नसीहत के तहत नहीं हुई है। आज की खबर जो है ये दुनिया की 18 वैज्ञानिक अध्ययन 18 वैज्ञानिक रिसर्च का नतीजा है ये, जिनमें ये पाया गया है कि बच्चों को बुद्धिमत्ता उनकी माँ से मिलती है। आपको अपनी माँ के ऊपर गर्व करने की एक और वजह मिल रही है। वजहें बहुत सारी रहती हैं। बच्चों को अपनी माँ से कोख मिलती है जो कि पिता से नहीं मिल पाती। बच्चों को अपनी माँ से उनका पहला आहार मिलता है। पैदा होने के पहले भी जब वो भ्रूण रहते हैं, अजन्मे बच्चे रहते हैं, तब से जो नाल रहती है उसके मार्फत उनको खाना मिलता है। सबसे पहले उनका पेट महीनों तक माँ से ही भरता है। जब बाहर निकलते हैं तो माँ का दूध मिलता है, माँ की गोद मिलती है, माँ की मोहब्बत मिलती है जिसका कोई मुकाबला नहीं रहता है। कुछ एक शायर हैं हिंदुस्तान के जिन्होंने माँ की महिमा में इतनी गज़लें लिखी है, इतने शेर लिखे हैं। मुझको शेर चीते कम याद रहते हैं, इसलिए मैं अभी कुछ गिना नहीं पा रहा हूँ, मैंने लिख के रखा नहीं है। लेकिन आपको याद होगा, फेसबुक ऐसा भरा पड़ा है ऐसे शेर से। कुछ खास शायर हैं, एक शायर कम से कम मुझको याद हैं जिन्होंने अनगिनत गज़लें शेर लिखे हैं माँ की महिमा में। खैर, मैं बात वैज्ञानिक कर रहा हूँ तो उस पर लौट चलता हूँ मैं, भावनाओं को छोड़कर। हालांकि मेरी भावनाएं बहुत मजबूत हैं माँ के पक्ष में। 30 साल में 18 साइंटिफिक स्टडीज़ हुई हैं दुनिया में, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग देशों के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में। कुछ अमेरिकी हैं, कुछ ब्रिटिश हैं, कुछ दूसरी जगहों के हैं। उनसे ये पता लगता है कि बच्चों को बुद्धिमत्ता, चतुराई, होशियारी, अक्ल, जो भी कहें आप, ये माँ से मिलती हैं, बाप से नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? विज्ञान कहता है कि बच्चे में माँ की तरफ से 2 क्रोमोसोम आते हैं, बाप की तरफ से 1 क्रोमोसोम आता है। और क्रोमोसोम वो है जो कि बुद्धिमत्ता के, इंटेलिजेंस के मैटरनल जीन्स को लेकर आता है। ये एक हुआ। दूसरा, जब वैज्ञानिकों ने ये पाया कि जब मैटरनल जीन्स को, माँ से मिलने वाले जीन्स को, इनको चूहों के शरीर में जब अधिक डाला गया तो देखा गया कि उनका सिर बड़ा हो गया, बुद्धि बड़ी हो गई, उनकी बदन छोटा हो गया। जैसे कि महिला का बदन आदमी के मुकाबले थोड़ा छोटा रहता है। तो चूहों के भीतर ये असर देखने के लिए मिला। लेकिन ये असर अपने आप में काफ़ी नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। केवल बदन छोटा रह गया, सिर बड़ा हो गया, बुद्धि का आकार बड़ा हो गया। बुद्धि का आकार बड़ा होना और बुद्धिमत्ता अधिक होना, इसमें फ़र्क भी हो सकता है। हो सकता है किसी का सिर बड़ा हो, बुद्धि ना हो उसमें ज़्यादा। ऐसे बहुत सारे रिसर्च बतलाते हैं, साइंटिफिक रिसर्च हैं, बहुत सारे रिसर्च बतलाते हैं कि जो ब्रेन में जिन हिस्सों में पैटर्नल सेल्स रहते हैं और जिन हिस्सों में मैटरनल सेल्स रहते हैं, ये अलग अलग हैं। बच्चों के, चाहे लड़के हों लड़की हों, उनके बदन के, उनके ब्रेन में जो हिस्से सबसे महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं, जैसे तर्क शक्ति, सोचना विचारना, भाषा, योजना बनाना, ये कॉग्निटिव फंक्शन कहलाते हैं। ये कॉग्निटिव फंक्शन जो हैं ब्रेन के ऐसे हिस्से में मिलते हैं जहाँ पे पिता से मिले हुए कोई सेल्स नहीं रहते। आप समझिए इसको, पिता के बदन से भी सेल मिलते हैं जो कि ब्रेन के ऐसे हिस्से में नहीं रहते जहाँ पर तर्क शक्ति, सोचने विचारने की शक्ति, भाषा और योजना, ये फैसले ब्रेन का जो हिस्सा करता है उसमें केवल माँ से मिले हुए सेल रहते हैं।
बाप से मिले हुए सेल कहाँ रहते हैं? ऐसा नहीं कि बाप से कुछ भी नहीं मिलता। वो सेल कहाँ रहते हैं? वो बदन के ऐसे हिस्से में रहते हैं जो 3 बड़ी चीज़ों को तय करते हैं। वहाँ पे बाप के बदन से मिले हुए सेल रहते हैं। उनमें से एक है सेक्स। जाहिर है कि मर्द जो हैं वो सेक्स को लेके कुछ ज़्यादा एक्टिव दिखते हैं। आम बोलचाल की भाषा में कहें तो चारों तरफ मुंह मारते रहते हैं मर्द। और अगर मैं कहूँ एक दूसरी भाषा में तो ये कहा जाता है कि आदमी और वफादारी का कोई ज़्यादा गहरा रिश्ता रहता नहीं है। ये वफादारी किसी मालिक से या राजनीतिक दल से वफादारी के बारे में नहीं कहा जा रहा है। ये वफादारी जीवन साथी से वफादारी के बारे में कहा जा रहा है। और ये कहा जाता है कि मर्द जो है उसका वफादारी से ज़्यादा रिश्ता रहता नहीं है। मर्द जो हैं वो एक जीवन साथी के साथ संतुष्ट नहीं रहते। पोलीगेमी जो है, बहुत सारे जीवन साथियों को रखना, बहुत सारे साथियों को रखना, देह संबंध बहुत सारे लोगों को रखना, ऐसे मामलों में मर्द ज़्यादा जाने जाते हैं। तो ये मर्द हैं जो जिनके भरोसे सेक्स टूरिज़्म चलता है, जिनके भरोसे दुनिया का प्रॉस्टिट्यूशन ज़्यादा चलता है। तो ये मर्दों के दिमाग के जिस हिस्से में सेक्स के फैसले होते हैं, सेक्स जहाँ से एक्टिव होता है, वो हिस्सा जो है पिता से मिले हुए सेल्स रहते हैं वहाँ पे। पैटर्नल जीन्स से बना हुआ रहता है ये हिस्सा। दूसरा, खाना। आपको ध्यान होगा एक कहावत चलती है कि मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होके जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई छेद है जहाँ से दिल तक जाने के लिए कोई ऐसा नली डाल दी जाए। ये महिलाओं को सुझाने के लिए कि अच्छा खाना बनाओ तो मर्द का दिल जीत लोगी। ये महिलाओं को गुलाम बनाने का भी एक तरीका है। उनको रसोई घर में अधिक से अधिक समय तक झोंकने का एक तरीका है, ताकि मर्द बैठकर आराम से गप मार सके, मर्द बैठकर धूप सेक सके, अखबार पढ़ सके, टीवी देख सके, और महिला उसके दिल तक पहुंचने के लिए उसके पेट के रास्ते जाने की कोशिश करे, उसके पेट को संतुष्ट करने की कोशिश करे। तो दिमाग का जो हिस्सा खाना पीना तय करता है, संतुष्ट होता है खाने से, वो पैटर्नल जीन्स रहते हैं वहाँ पर। तीसरा, एग्रेशन, जो कि हमलावर बर्ताव रहता है, आक्रामक बर्ताव रहता है, जो बहुत दबंगई जहाँ भरे रहती है बदन में, उस हिस्से में भी पैटर्नल जीन्स रहते हैं। उस हिस्से में भी पिता से मिले हुए सेल्स रहते हैं, माँ से मिले हुए नहीं रहते हैं उस हिस्से में। अब आप फर्क देख लीजिए। जो माँ से मिल रहा है उसमें है तर्क शक्ति, विचार, भाषा और योजना। ये माँ से मिलता है। जो ब्रेन का जो हिस्सा है उसमें मैटरनल सेल्स हैं वहाँ पर ये। और जहाँ पर सेक्स, खाना और आक्रामक बर्ताव, ये पिता से मिलता है। अब आप समझ लीजिए कि बुद्धिमत्ता कहाँ पे है। बुद्धिमत्ता कहाँ काम आती है, कहाँ चतुराई मिलती है लोगों को? माँ से मिलती है वो। तो माँ से न महज कोख मिलती है, माँ से न महज दूध मिलता है, माँ से न महज गोद मिलती है, माँ से न महज बेपनाह मोहब्बत मिलती है, बल्कि माँ से बुद्धि और चतुराई भी मिलती है। मुझको लगता है ये एक और कारण है कि हिंदुस्तान जैसे देश में, जहाँ महिलाओं के साथ बुरा बर्ताव एक आम बात है, और हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ धर्म की वजह से, किसी और रीति रिवाज की वजह से महिलाओं का बहुत बुरा हाल करके रखा गया है। मैं अफ़गानिस्तान की खबरें पढ़ता हूँ तो हैरान होता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सहायता करने वाले जो संगठन है, एड एजेंसी, जो यूनाइटेड नेशंस की दूसरी, ये काम बंद कर दे रही हैं अफ़गानिस्तान में। किस लिए? कि जो तालिबान वहाँ शासन कर रहे हैं वो इस्लाम की किसी व्याख्या का हवाला देते हुए महिलाओं को सार्वजनिक जीवन से परे रख रहे हैं, स्कूल कॉलेज से परे रख रहे हैं, कामकाज से परे रख रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसियां ये कहती हैं कि अगर हमारे संगठन में महिलाएं काम नहीं करेंगी तो हम समाज में महिलाओं और बच्चों तक नहीं पहुंच पाएंगे, हम ऐसा काम नहीं करेंगे।
तालिबान जो हैं उनके पास अपने घर को चलाने का पैसा नहीं है, अपने लोगों को भूख से मरने से बचाने का पैसा नहीं है, कमाई का जरिया नहीं है, सरकार चलाने की योजना नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय एक बंदूक के और सिवाय धर्म की एक बहुत ही हमलावर आक्रामक व्याख्या की। बस यही चीज़ है उनके पास। आप समझ सकते हैं इस बात को कि ये आक्रामक व्याख्या कहाँ से आई है, ये आक्रामकता कहाँ से आई है, तालिबान में लोगों में कहाँ से आई है? वहीं से आई है, पिता से मिलने वाली जीन्स से, उससे मिलने वाले सेल्स से आई है ये आक्रामकता। महिलाएं जो हैं उनको घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है। अगर साथ में चलने को मर्द नहीं है तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकती, पढ़ नहीं सकती, काम नहीं कर सकती, घर बैठी हुई है, चेहरा दिखा नहीं सकती, दुनिया को देख नहीं सकती। इसका नतीजा क्या होगा जानते हैं आप? मैं जेनेटिक साइंस की एक दूसरी बात बतलाता हूँ, इस रिसर्च से नहीं है, मैं अपने ज्ञान के आधार पर बतलाता हूँ। जीन्स जो हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र होते हैं। इनको प्रभावित नहीं किया जा सकता सीधे सीधे कि कौन कौन से जीन्स मेरे बदन से मेरी अगली पीढ़ी के बदन में जाएंगे। इसको ऐसे छांटा नहीं जा सकता है अभी। जेनेटिक साइंस हो सकता है बाद में किसी ऐसे स्तर पे पहुँचे जहाँ टिक लगा दें लोग कि ये जीन्स मेरे अगले पीढ़ी को देना, और क्रॉस लगा दें कि ये जीन्स अगली पीढ़ी को मत देना। अभी नहीं हो रहा है वो। लेकिन जीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाना एक चीज से प्रभावित होता है, वो है पर्यावरणीय प्रभाव। आपके माहौल का असर जो है वो ये तय करता है कि आपके बदन के कौन से जीन्स अगली पीढ़ी तक जाएं। ये बहुत जटिल विज्ञान में नहीं बतला रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। आपने विज्ञान कभी नहीं पढ़ा होगा तो भी समझ में आ जाएगा। किसी भी व्यक्ति का माहौल इस बात को प्रभावित करता है कि उसके बदन के कौन से जीन्स उसकी अगली पीढ़ी में जाएं। प्रभावित करता है, तय नहीं करता, लेकिन प्रभावित करता है। अब आप एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए कि अफगानिस्तान जैसे देश में जितनी महिलाएं हैं वहाँ पर, उनको दुनिया देखने नहीं मिलती, उनको पढ़ने नहीं मिलता, उनको काम करने नहीं मिलता, उनके व्यक्तित्व का विकास रोक दिया गया है, बाहर आना जाना रोक दिया गया है, उनका आत्मविश्वास तोड़ दिया गया है, उनको बताया गया है कि तुम मजहब के मुताबिक निकृष्ट हो, ये उनके सामने साबित किया जाता है। उसके लिए कोड़ों की सज़ा है, उसके लिए हिकारत है वहाँ पर। इन सब चीज़ों का असर क्या होता है? इनका असर ये होता है कि अफ़गानिस्तान जैसे समाज में जो महिलाएं हैं वो बिना आत्मविश्वास के, बिना ज्ञान के, बिना अधिक समझ विकसित हुए, बिना अधिक दुनिया देखे हुए जब बच्चे पैदा करती हैं तो उनके बदन के जीन्स जो कि बच्चों के बदन में जाते हैं वो इस माहौल से प्रभावित होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगली 10, 20, 25, 50 पीढ़ियों में जाकर अफ़गान नस्ल ऐसी होने लगेगी जिसमें ऐसे जीन्स जिनका कोई इस्तेमाल नहीं होने दिया जा रहा है महिला में, वो उस महिला से अगली पीढ़ी में जाना धीरे धीरे कम होंगे। ये हो सकता है 200 पीढ़ी में कम हो सकता है 2000 पीढ़ी में कम हो, लेकिन ये होगा, इससे बच नहीं सकता। जो जेनेटिक ट्रांसफ़र है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, वो इससे बच नहीं सकता। तो महिलाओं से जो बच्चों को जो जीन्स मिलते हैं, जिनसे उनके बुद्धि का वो हिस्सा विकसित होता है जिसमें तर्क शक्ति, विचार की शक्ति, भाषा और योजना रहती है, किसी भी व्यक्ति के दिमाग का ये हिस्सा जो है ये माता से मिला रहता है, माता से प्रभावित रहता है। इस हिस्से में पिता के जीन्स रहते नहीं हैं। अब आप सोचिए कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हुए जीन्स अगर ये महसूस करेंगे, हमारे को तो इन चीज़ों का काम ही नहीं है। तर्क शक्ति हमारे काम की नहीं है, क्योंकि जो तालिबान की बंदूक है वही तर्क है। विचार करने के लायक हम हैं नहीं, क्योंकि हमको विचार करने का हक नहीं है।
भाषा हम क्या कहें, हम तो घर में कैद हैं, बुरके में नकाब में हैं, हमारी क्या भाषा है? कोई भाषा नहीं है। और योजना हम क्या बनाएं? हमको तो घर से निकलने की छूट नहीं है, काम की छूट नहीं है, पढ़ने की छूट नहीं है। वो और दुनिया की महिलाएं होंगी जो चांद पे जाती हैं, अंतरिक्ष में जाती हैं। तो अफ़गान महिलाओं को जिस हालत में रखा जा रहा है, और मैं अफ़गानिस्तान से मेरी दुश्मनी नहीं है, तालिबान से मेरी कोई अलग दुश्मनी नहीं है, जहाँ जहाँ भी महिलाओं को ऐसी हाल में रखा जा रहा है उसके नुकसान को देखिए। अगर पीढ़ी दर पीढ़ी यही माहौल बने रहता है तो उसका नुकसान ये होगा कि इन 4 चीज़ों को तय करने वाली जो जीन्स है, जो कि महिला से मिलती है अगली पीढ़ी को, वो उस महिला के माहौल की वजह से अगले पीढ़ी में जाना उसका घटने लगेगा। मैं वैज्ञानिक बात कर रहा हूँ, अपने मन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा वैज्ञानिक ज्ञान इतना नहीं है कि मैं अपने मन की बात करूं। मैं जो शोध हैं उनके आधार पर निकली हुई जानकारी को आपके सामने अपनी बात की शक्ल में रख रहा हूं। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जब हम महिलाओं के साथ हिकारत बरतते हैं तो उसका एक नतीजा ये होता है कि हम उस महिला से पैदा होने वाली हमारी अगली पीढ़ी को कुछ एक किस्म के जीन्स से वंचित भी कर सकते हैं। वो जीन्स तय कर लेंगे क्या करना है अगली पीढ़ी में जाके। इसी महिला की तरह अगर हमको तकलीफ़ झेलनी है, हिकारत झेलनी है, अपमान, शोषण, यातना झेलना है, क्या करेंगे अगले पीढ़ी में जाकर? क्या करेंगे उसके बच्चों में जाकर? वहाँ फिर किसी लड़की में पहुँच जाएंगे तो फिर हमको यही झेलना पड़ेगा। तो ये जीन्स अगली पीढ़ी में जाने से रुकने लगते हैं, टालने लगते हैं। चलो ख़त्म करो, हमारे पीढ़ी में ही ख़त्म हो जाए, क्यों अगले बदन को बर्बाद करो, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करो। ये कम खतरनाक नौबत नहीं है, इसको समझ लीजिए। सिर्फ देवी की प्रतिमाओं का सम्मान करना काफ़ी नहीं है, उसको भी कीजिए, आपकी आस्था है ज़रूर कीजिए, लेकिन दुर्गा की इस साल की प्रतिमा के कोई भी जीन्स और सेल्स अगले साल दुर्गा की प्रतिमा में नहीं आते। ये इंसानों में ही होता है, जानवरों में ही होता है, जिंदा लोगों में होता है, प्रतिमाओं में नहीं होता। इसीलिए हजारों साल पुरानी प्रतिमाएं जो हैं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं, उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर में, उनकी बुद्धि में, उनके खान पान में कोई फर्क नहीं हुआ, क्योंकि ये शुरू ही नहीं हुआ था। इस बात को समझिए बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से समझिए इस बात को कि बच्चों को बुद्धिमत्ता जो है माँ से मिलती है। आपके बच्चे अगर मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं, पढ़ाई में आगे हैं, तो उसकी क्रेडिट जो है, उसका श्रेय उसकी माँ को दीजिए। लेकिन मैं दूसरी बात बतला रहा हूँ, अगर बच्चे पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं हैं, अगर तेज नहीं हैं, आपको लगता है कि वो थोड़ा कम समझते हैं, इसकी तोहमत आप मर्दों को ज़रूर दे सकते हैं, जिन्होंने महिला को प्रताड़ित कर करके, महिला को घूंघट में रख के, महिला को सती करके, महिला का बाल विवाह करके, महिला को विधवा विवाह से रोककर, महिला को बाहर कामकाज से रोककर, महिला के साथ बलात्कार करके, उसकी दहेज हत्या करके आपने पूरी महिला बिरादरी, पूरे महिला समाज की ये दिमागी हालत कर दी है, उसके आत्मविश्वास को तोड़ दिया है, हिंसा का खतरा उसके ऊपर इतना लाद दिया है कि उसके कई तरह के जीन्स अगली पीढ़ी में नहीं जा पा रहे हैं। अगर आपके बच्चों में किसी के बारे में आपको लगता है इसकी बुद्धिमत्ता कम है, तो आप उसके लिए मर्दों को जिम्मेदार ठहराइए, जिन्होंने उस बच्चे की माँ या 150 पीढ़ी पहले की महिला, उनके साथ इतने जुल्म किए कि उस महिला के जीन्स अगली पीढ़ी तक नहीं गए बुद्धिमत्ता के, या कम गए। ठीक है, तो इस बात को समझ लीजिए। आज परिवार की महिला के साथ बदसलूकी, हिंसा, ज्यादती करके अब क्या कर रहे हैं आप? अपनी अगली हो सकता है पूरी 100 पीढ़ियाँ, 200 पीढ़ियाँ, उनको कमज़ोर बुद्धि का बना रहे हैं। उनकी बुद्धिमत्ता कमज़ोर रहेगी, उनका IQ कम हो सकता है, वो तर्क शक्ति में, विचार करने में, भाषा में, योजना में कमज़ोर हो सकते हैं वो बच्चे। इसलिए महिला से मिली हुई बुद्धिमत्ता का श्रेय तो महिला को दीजिए, और अगर बच्चों में बुद्धिमत्ता में कमी है तो उसका श्रेय उनके पिता और
पिता के पुरुष पुरखों को दे दीजिए, जिनकी ज़्यादतियों की वजह से जो महिला के जो जीन्स हैं वो अगली पीढ़ी में जाने से हिचकने लगे और नहीं गए। बड़ी दिलचस्प बात है, इसको सोच कर देखिएगा। माँ की महिमा जितने तरह से गाई गई है, ये उसका वैज्ञानिक प्रमाण है कि माँ की महिमा गलत नहीं है। ये वैज्ञानिक प्रमाण है। दुनिया भर के अलग अलग विश्वविद्यालयों में किए गए 18 साइंटिफिक रिसर्च का निचोड़ है ये। निचोड़ क्या कहता है, मैं एक बार फिर आपको भाषा दोहरा देता हूँ उसकी। ये कहता है कि 40 से 60% तक की जो बुद्धिमत्ता है ये माँ की तरफ से मिलती है मोटे तौर पर। अधिक बुद्धिमत्ता कुछ हिस्सा पिता से भी आता है। कौन सा? सेक्स, खान पान और हमला करने का। आप सोच लीजिए किस तरह का ये, यानी सेक्स देह की भूख, बदन की भूख और हमलावर रुख, ये पिता से मिलता है। कितना काम आता है ज़िंदगी में, आप देख लीजिए इसको। माँ से मिलने वाली तमाम अच्छी खूबियाँ हैं, इसलिए माँ की महिमा अपरंपार है। ये स्टडी जो सामने आई है अभी, ये भी एक बात कहती है, उसको ध्यान से सुन लीजिए। ये कहती है कि 40 से 60% बुद्धिमत्ता वंशानुगत है, जेनेटिक से आई है। बाकी की जो है 60 से 40% तक, तकरीबन आधा औसत निकाल लें तो आधी बुद्धिमत्ता पीढ़ी दर पीढ़ी आती है। आधी बुद्धिमत्ता आपके वातावरण पर निर्भर करती है। इस बात को भी अनदेखा मत कीजिए। वातावरण का मतलब ये है जैसी संगति आपकी है। बड़े बुजुर्ग जेनेटिक्स की जानकारी रखे बिना भी कहते थे कि आपकी संगत जो है वो आपको बनाती है और बिगाड़ती है। कहा जाता था, उस वक्त केवल मर्दों को लेकर कहावत बनती थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ, अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, ये कहा जाता था। एक व्यक्ति को उसके यारों दोस्तों से, उसके साथ के लोगों से पहचाना जाता है कि ये किस तरह का है। ये उस समय आदमियों को लेके बनता था। आज मैं अगर कहूँगा तो ये कहूँगा कि एक व्यक्ति या एक इंसान की शिनाख्त तो उसके आसपास के दायरे के लोगों से होती है। ये बात औरत मर्द दोनों पे लागू होती है। तो इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। आपके भीतर जो कोई अच्छाई है, खूबी है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आपकी माँ से आपको मिला है। जो हमलावर हिस्सा है और सेक्स और खान पान की भूख जो है वो आपको बाप से मिली है, पहली बात। दूसरी बात ये, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र होने वाली जीन्स माहौल से प्रभावित होती है। माहौल ठीक रखिए अपने घर का, अपने परिवार का, अपने समाज का। खासकर महिला के साथ माहौल को ठीक रखिए, सकारात्मक रखिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को बुद्धिमत्ता महिला से मिलती है। महिला के ही माहौल को आप ख़राब रखेंगे तो वो बुद्धिमत्ता जाने से मना कर देगी कि मैं नहीं जाऊंगी। सोच के देखिएगा ये बात कैसी है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी लिखिएगा, दोस्तों को लिंक भेजिएगा। चलते चलते एक छोटी सी बात और, अगर आप बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा का शौक़ रखते हैं तो इसको छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। समझ रहे हैं ना? कैंसर वही जो मरीज को मार डालता है, परिवार को तोड़ डालता है, परिवार को भूखा रहने पे मजबूर कर देता है। अगर किसी गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार में किसी को कैंसर होता है तो इससे बच के रहिए। फिर मिलेंगे।